साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जनसत्ता का एक संपादकीय है ऊर्जा संकट और विकल्प। यह संपादकीय संजय वर्मा के द्वारा लिखी गई है और यह 27 अक्टूबर 2021 को जनसत्ता में प्रकाशित है। तो यह आर्टिकल आपके मुख्य परीक्षा, जो आगामी आपकी पीसीएस की मुख्य परीक्षाएं होंगी या जो निबंध उसमें लिखना होता है, तो उससे संबंधित यह काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ऊर्जा संकट और विकल्प, ऊर्जा संकट क्या है और उससे निपटने के लिए क्या क्या विकल्प हैं और हमारे पास ऊर्जा के क्या क्या विकल्प हैं, उन सभी की चर्चा यहाँ पर की गई है और उनकी क्या चुनौतियाँ हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल होगा। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं कि इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो देखिए, विज्ञान कहता है कि ऊर्जा के बिना जीवन संभव नहीं है और अर्थशास्त्र कहता है कि विकास के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह ऊर्जा ही है। हमारे देश में कोयले की कमी के फौरी संकट और भावी आशंकाओं के बीच यह चर्चा उठी है कि अगर आबादी की बढ़ती ज़रूरतों के बरवक्स विकास की रफ्तार को कायम रखना है तो हमें भारी मात्रा में ऊर्जा यानी बिजली की ज़रूरत होगी। लेकिन बिजली पैदा करने के विकल्पों पर गौर करने पर पता चलता है कि यह काम आसान नहीं है। जिस तरह से कोयले के संकट को सीधे तौर पर बिजली की कमी से जोड़ा जा रहा है, उसमें यह जानना जरूरी हो गया है कि हमारे पास आखिर बिजली बनाने के कितने और कैसे विकल्प हैं। अहम सवाल यह भी है कि क्या ऐसे विकल्पों से निकट भविष्य में हमारी ज़रूरतों के मुताबिक बिजली मिलती रहेगी। बिजली उत्पादन का मौजूदा परिदृश्य देखें तो पता चलता है कि इसके लिए हम स्वदेशी और आयातित कोयले पर निर्भर हैं, लेकिन यह निर्भरता कई मुश्किलों का सबब बन रही है। कोयले के घटते स्रोत, चाहे वो घरेलू खदानें हो या विदेशों से आयात हों, जल्द ही ऐसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं जिनमें हमें विद्युत उत्पादन के दूसरे सोर्सेस पर अधिक आश्रित होना पड़ेगा। दूसरी समस्या यह है कि वायु प्रदूषण और जलवायु संकट की चुनौतियों के मद्देनज़र कोयले से बनने वाली बिजली के विकल्प तलाशने की मजबूरी खड़ी हो गई है। देश में ऐसी कई योजनाओं पर काम भी चल रहा है जिनमें कोयले वाली बिजली से हटकर पनबिजली या परमाणु बिजली या फिर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। कोयले की जगह लेने वाले सारे विकल्पों के अपने अपने आकर्षण हैं, लेकिन व्यवहारिकता की कसौटी पर सभी में कोई ना कोई दिक्कतें हैं। इससे यह संभव लगता नहीं है कि ये विकल्प जल्द ही कोयले की जगह ले पाएंगे। बिजली उत्पादन के लिए कोयला कितना बड़ा सहारा है, इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि फिलहाल भारत में सबसे ज़्यादा यानी 59% बिजली कोयले से बनाई जाती है। इसे तापीय या थर्मल बिजली कहा जाता है। इसके बाद दूसरा स्थान जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी जल विद्युत का है। जल विद्युत परियोजनाओं से देश में 17% बिजली बनाई जाती है। बाकी बची 9% बिजली जीवाश्म ईंधन या प्राकृतिक गैस से, 3% बिजली परमाणु बिजली घरों में और करीब 12% बिजली अक्षय ऊर्जा के स्रोतों यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से मिलती है। मामला अकेले बिजली उत्पादन की सहूलियत का नहीं है, उत्पादित बिजली की कीमत भी एक बड़ा पहलू है। सबसे सस्ती बिजली कोयले से मिलती है, लेकिन हाल ही में जिस तरह कोयला संकट गहराया है और ताप बिजली घरों ने विदेश से आयातित महंगे कोयले से बिजली बनाई तो उससे बनी बिजली की कीमत भी बढ़ गई। विद्युत वितरण कंपनियों ने महंगे बिजली खरीदने से इनकार कर दिया है। अगर आगे चलकर विद्युत आपूर्ति कायम रखने के लिए उन्हें यह बिजली खरीदनी पड़ी तो साफ है कि ये कंपनियां इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डालेंगी। ऐसी स्थिति में 2 या 3 गुना ज़्यादा कीमत उपभोक्ताओं को चुकानी पड़ सकती है। परमाणु बिजली घरों से मिलने वाली बिजली के बारे में भी कहा जाता है कि ये दूसरे स्रोतों की तुलना में या भविष्य में काफ़ी सस्ती पड़ेगी, लेकिन फिलहाल देश में इसका उत्पादन पैदावार 2 से 3% ही है। इसके अलावा परमाणु ईंधन के लिए हमारा देश न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स NSG की मेहरबानी पर निर्भर है। एक अन्य बेहतर विकल्प सौर ऊर्जा के रूप में मिल सकता है। भारत एक वैश्विक सौर गठबंधन समूह SAG का भी सदस्य है और देश में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कई योजनाओं पर काम चल रहा है, लेकिन अक्षय ऊर्जा का यह स्रोत अभी बहुत भरोसा नहीं पैदा कर पाया है। जिन तटीय इलाकों में विशालकाय सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं, वहां आने वाले चक्रवाती तूफानों के कारण इनके क्षतिग्रस्त होने की खबरें अक्सर मिलती रही हैं। यही नहीं, सौर बिजली की कीमत अभी भी कोयले से मिलने वाली बिजली के मुकाबले 14% तक महंगी है। हालांकि आम लोगों को अपने घरों की छतों पर सौर पैनल लगाने को उत्साहित किया जा रहा है, लेकिन पैनल लगाने की शुरुआती कीमत आम लोगों को इस बारे में ज़्यादा प्रेरणा नहीं दे पाई है। जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस से चलने वाले बिजली घरों की बात की जाए तो इससे जुड़ा तथ्य यह है कि इन बिजली घरों
कारखानों और वाहनों को चलाने में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल होता है और भारत अपनी ज़रूरत का 80% तेल विदेशों से आयात करता है। हमारा देश कुछ समय पहले तक इसके लिए इराक और सऊदी अरब पर निर्भर था। अब भारत अपनी ज़रूरत के तेल का 12% ईरान से आयात कर रहा था। वर्ष 2018 में भारत ने ईरान से $7 अरब का तेल आयात किया। असल में ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद मई 2019 से वहां से भारत को तेल आपूर्ति तकरीबन ठप्प हो गई है, जिससे तेल के लिए सऊदी अरब और इराक पर निर्भरता बढ़ी है। हालांकि इन सारी समस्याओं के समाधान की कुछ राहें भी खुली हैं। जैसे हाल ही में देश में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को हरी झंडी दिखाई गई है। इस योजना का उद्देश्य देश को ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यातक देश बनाने का है। हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जो स्वच्छ है और एक बार दक्षता हासिल होने के बाद इससे अनंत काल तक असीमित ऊर्जा पाई जा सकती है। समस्या दबाव डालकर इसका भंडारण करने की है, क्योंकि यह अत्यंत विस्फोटक होने के कारण दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। उम्मीद है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में इससे जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान निकाल लिया जाएगा। हाइड्रोजन ईंधन के अलावा स्वच्छ ऊर्जा के जिन अन्य स्रोतों का उल्लेख सरकार के स्तर पर किया जा रहा है, उनमें बिजली से चलने वाली कार, बस और ट्रक अग्रणी हैं। इसके अलावा ईंधन के रूप में गैस के इस्तेमाल और पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण से तैयार होने वाले ईंधन से वाहन चलाने की योजना भी उल्लेखनीय है। गन्ने के सिरे से निकाला गया एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, लिहाजा इसे जलाकर बनाई जाने वाली बिजली कई मायनों में दूसरे विकल्पों से बेहतर मानी जाती है। भारत में भी एथेनॉल से ऊर्जा हासिल करने का चलन शुरू हो चुका है। कुछ राज्यों में प्रायोगिक तौर पर बसें और ट्रेनें तक एथेनॉल से चलाई जा रही हैं। आने वाले वक्त में निश्चित ही मोटर वाहनों को एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन वाले इंजनों से युक्त किया जा सकता है, जिससे तेल पर हमारी निर्भरता कुछ कम होगी। बिजली चलित वाहनों और सौर ऊर्जा पर चल रही जोर आजमाइश कुछ राहत भरे नतीजे ला सकती हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो सबसे मुश्किल काम है वह है तकनीक का हस्तांतरण। जब बिजली कोयले की जगह सौर पैनल लेंगे तो बराबर मात्रा में बिजली पाने में भारी निवेश और ज़रूरत के मुकाबले कम उत्पादन के जोखिम को सहना पड़ेगा। इससे आर्थिक विकास की रफ्तार में कमी आ सकती है और फैक्ट्रियों के संचालन की गति धीमी पड़ने से लेकर रोजगार का संकट भी आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि जब लक्ष्य बड़े हों, धरती को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने जैसे उद्देश्य सामने हो, तो इन चुनौतियों से हर हाल में निपटने का खतरा उठाना ही होगा। तो ये था आपका आर्टिकल ऊर्जा संकट और विकल्प। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।